लिस्ट पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार की तारीख भी निर्धारित हो चुकी है, 14 दिसंबर कैबिनेट का विस्तार। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी उसी जिद पर अड़े हुए हैं। अजीत पवार जहां वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में अब क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देंगे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीद के साथ सत्ता में है, क्या इन उम्मीदों को तोड़ देंगे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार? ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जो लिस्ट तैयार हुई है, इसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी से लगभग 10 विधायकों के मंत्री बनने की चर्चा है। वहीं अजीत पवार गुट की एनसीपी से चर्चा है कि 6 विधायक मंत्री बनेंगे। लेकिन विभाग बड़ा किसे मिलेगा? क्या अजीत पवार वित्त विभाग की मांग कर रहे हैं? गृह विभाग एकनाथ शिंदे कर रहे हैं? क्या बीजेपी इनकी मांगों को पूरा करती हुई नजर आएगी? या बीजेपी जो अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि बड़े विभाग तो बीजेपी के पास ही रहेंगे, तो क्या इस बार भी संतुष्ट कर लिया जाएगा या बड़ा घमासान महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई देगा? तमाम सवाल अब इन्हीं मुद्दों के जरिए खड़े होते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है सर कि जहां बीजेपी एकनाथ शिंदे पर दबाव बना रही थी, शपथ ग्रहण समारोह की तारीख निर्धारित हो जाती है, लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी नाराजगी के साथ बरकरार रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने जाते हैं, एकनाथ शिंदे मान जाते हैं, और जो तारीख निर्धारित की गई थी, उस तारीख पर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की। एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की तारीख निर्धारित हो जाती है, दबाव वही है। क्या लगता है एकनाथ शिंदे को बीजेपी बना पाएगी या बड़ा विरोध होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, जब से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के रिजल्ट सामने आए, उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र के अंदर जो गतिरोध है वो बना हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी हो, चाहे अजीत पवार की एनसीपी हो, या फिर कह सकते हैं केंद्रीय ग्रुप हो, लगातार आपस में जो तालमेल नजर आना चाहिए वो तालमेल नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए अभी भी ये कहा जा रहा है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है, क्या ये सरकार 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। जैसा कि आपने कहा कि लिस्ट में जो कह सकते हैं कि जो नाम है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली से ही मोहर लगेगी। तो क्या देवेंद्र फडणवीस भी अब दिल्ली के इशारों पर काम करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 गुटों की सरकार है, और देखिए दिल्ली का प्रभाव या यूं है कि दिल्ली आलाकमान बीजेपी का प्रभाव सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अगर अजीत पवार नाराज होते हैं या सरकार किसी बात को लेकर कहीं न कहीं अलग राय रखते हुए नजर आते हैं, तो ये जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए मुश्किलों का सबब हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी कह सकते हैं कि शुरुआत है और अभी सरकार बनी है, और ऐसे में लगातार ये बात कही जा रही है कि 2-2.5 सप्ताह के अंदर तो ये तय हो पाया कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अब जब मंत्रिमंडल को लेकर लगातार तो कह सकते हैं कि ये बातें कही जा रही है विपक्ष द्वारा भी कि भाई अब इतना लंबा वक्त हो गया। आज देखिए, हम 10 तारीख में बात कर रहे हैं और रिजल्ट आए हुए तकरीबन 20 दिन के आसपास ये वक्त हो गया है। तो क्या यहाँ पर जो है तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो? देखिए, शिंदे को लगातार शुरुआत से ही ये बात कहता रहा है कि भाई उन्हें कम से कम अगर आप मुख्यमंत्री का पद नहीं दे रहे तो गृह मंत्रालय तो उनको दीजिए ही दीजिए। इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने शुरू में भी उनके हवाले से ये बात कही गई। इसके अलावा यहाँ तक कहा गया कि भाई एक मुख्यमंत्री अगर आप बनवाना चाहते हो तो मेरे बेटे श्रीकांत शिंदे को आप बनाए। लेकिन श्रीकांत शिंदे को जो बात मना करते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, या फिर उनसे मना करवाया जाता है, जो भी आप समझिए। लेकिन यहाँ पर जो आपस का तालमेल था वो उतना बेहतर, उतना शानदार दिखाई नहीं पड़ा जो कि दिखाई देना चाहिए था। क्योंकि अगर हम गठबंधन की बात करें तो झारखंड के अंदर भी गठबंधन की सरकार थी। यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई और जेएमएम चारों मिलकर कहीं न कहीं लड़ रहे थे चुनाव, और चुनाव जीतते हैं। यहाँ पर 56 सीटों के आसपास लगभग आती है, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाता है और सरकार सुचारू रूप से काम करने लगती है। लेकिन जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अभी गतिरोध बना हुआ है, जैसा आपने कहा कि लिस्ट दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन लिस्ट पहुंचने के अलावा भी अभी भी जो तालमेल का अभाव है नाज़रीन, वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर और खासकर जो महायुति गठबंधन है उसके अंदर दिखाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सरकार के लिए यूं कहा जाए 5 साल सरकार चलाने का जो वायदा कहने में बना है उसके लिए कतई जो है ठीक नहीं कहा जा सकता। देखिए सर, अगर हम बात करें जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं,
उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ देते हैं, विधायकों के साथ जब बीजेपी के साथ मिलते हैं, सरकार बनाते हैं, उस वक्त एकनाथ शिंदे को तवज्जो दी गई थी। लेकिन उसी दौरान हमने ये भी देखा जब अजीत पवार बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आते हैं शरद पवार की पार्टी को तोड़कर, उस वक्त उनके विधायकों को ज्यादा तवज्जो कैबिनेट में दिखाई दी। ये खुद एकनाथ शिंदे और उनके बेटे ने ये कबूला था कि उनके विधायकों को सम्मान बीजेपी के जरिए नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से विधायक वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार अगर अपमानित होते हैं तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। देखिए बिल्कुल नाज़मीन, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है कि यहाँ पर जो शिंदे गुट है जिस तरह से कह सकते हैं कि शिवसेना के साथ में पहले वो पूरे का पूरा गुट था, लेकिन अलग हो जाता है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाता है। और देखिए उस समय सरकार बनाने को लेकर जिस तरह का एक माहौल बना, वहाँ पर शिंदे ने तुरंत मुख्यमंत्री पद को लेकर बात कही थी कि भाई मुख्यमंत्री तो हमें बनना है। अब यहाँ जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हो तो बाकी पदों को लेकर कहीं ना कहीं नरम रुख आपका रहता है। अब यहाँ पर अजीत पवार की आपने बात की, जिस तरह से अजीत पवार को बड़े मंत्रालय दिए गए या एक बेहतर मंत्रालय शिंदे गुट की तुलना में दिए गए, तो जाहिर बात है कि वो भी एक दल को टूट कर यहाँ पे आए थे, बीजेपी को तवज्जो देना चाहती थी, इस आधार पर उनको मंत्रालय दिए गए। अब जबकि शिंदे के पास या शिंदे गुट के पास जब मुख्यमंत्री का पद नहीं है, मुख्यमंत्री का उनके पास कह सकते हैं कि जो एक कह सकते हैं कि जो महकमा है, जो मंत्रालय है वो अब उनके पास नहीं है, तो जाहिर बात है सवाल उठेंगे कि भाई हमें क्या कुछ मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। तो जाहिर बात है कि यहाँ इस बात को लेकर सहमति और असहमति होती हुई दिखाई पड़ रही थी। अजीत पवार भी लगातार 40-45 जो उनके विधायक उनके जरिए कहीं ना दबाव बना रहे हैं कि भाई हम जो है आपके साथ हैं, तब सब कुछ ठीक है, अगर हम निकल गए तो शिंदे जो है वो आपके ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। इसलिए यहाँ पर बीजेपी दोनों को जो है बैलेंस करने का काम करती हुई नजर आ रही है। सर अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की या महाविकास आघाड़ी की ही बात कर ले, पूरी तरह से महाराष्ट्र में विफल होते हुए नजर आए। इनके पास अभी भी मौका है कि एकनाथ शिंदे अजीत पवार को साध ले और बीजेपी से इनका गठबंधन तोड़वा दे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अगर ये दोनों चले जाते हैं तो बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल वो बातें कि एक बात तो ये कि यहाँ पर 100 के आसपास जो सीटों का आंकड़ा है, यहाँ पर जो कह सकते हैं एमडी यानी कि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो जाहिर बात है नाज़रीन कि यहाँ पर कोई बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ जो कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी है, उनके पास में 50 के आसपास का आंकड़ा है। और जाहिर बात है कि अजीत पवार भी अपना दिल जो है वो इसीलिए महसूस कर रहे हैं कि भाई अगर उस तरफ भी जाएंगे तो कुछ मिलना जाना तो रहने से बेहतर ये होगा कि बीजेपी के साथ ही चला जाए, क्योंकि कम से कम यहाँ कुछ मंत्रालय मिलेंगे और उप मुख्यमंत्री वो पहले ही बनने को राजी हो गए। तो कुल मिलाकर अगर वो एमबीए के साथ में जाते तो कोई बहुत महत्वपूर्ण या कोई बड़ा अचीवमेंट उनके हित हाथ में नहीं आता, इसीलिए उन्होंने अपने लबों को दबाए रखा। लेकिन देखिए आपने जो संभावना जताई, जाहिर बात है कि राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए नहीं कहा जा सकता। पहले भी अगर देखा जाए तो बीजेपी सबसे बड़ा दल होकर विपक्ष में बैठने को मजबूर थी, वो तो शिंदे ने जिस तरह से शिवसेना के अंदर बगावत कर दी, उनकी वजह से नहीं बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आई। तो ये कभी भी हो सकता है और किसी भी हालत में हो सकता है कि बड़ा जो दल होता है, अब बिहार में आप देखिए आरजेडी सबसे बड़ा दल है लेकिन विपक्ष में बैठने को मजबूर है। तो ये तमाम जो चीजें संभावनाओं की बातें हैं और देखिए संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। राजनीति का दूसरा नियम संभावना ही है, जहाँ पर आप लगातार ये चीज देखते हुए नजर आते हो कि भाई मेरे कह सकते हैं फायदे के लिए चीज हो रही है नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे फायदे के लिए नहीं हो रही तो दुष्यंत चौटाला की तरह जैसे हरियाणा में हमने देखा कि दल अलग हो जाते हैं, बिहार में हमने देखा आगे जो जेडीयू अलग हो जाती है। तो ये कुछ महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए जो गठबंधन है ये हमेशा तक का नहीं है। जब तक आपका हित आप कह सकते हैं साधा जा रहा है तब तक आप साथ हो, जैसे आपका हित आपको लगता है कि नहीं साधा जा रहा है तो आप अलग होते हुए नजर आ सकते हो। कुछ ऐसी कहानी महाराष्ट्र में भी होती हुई बहुत बड़ी बात है कि होती हुई नजर आ जाए, क्योंकि यहाँ पहले भी हमने देखा कि जब शिवसेना थी टूट का दो फाड़ हो जाती है, बीजेपी उनके साथ आ जाती है और सत्ता बदल जाती है। तो क्या ऐसा कोई बड़ा गेम बीजेपी के साथ भी हो सकता है, इसको लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दल, सबसे ज्यादा बिखराव और सीएम कुर्सी को लेकर बवाल लगातार जारी रहता है। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन एक बार फिर से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री कुर्सी को बचा पाएंगे देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की नाराजगी किसी बड़े कदम को अंजाम देती हुई नजर आए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहिए स्पेन 9 न्यूज़।